Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where I'll be covering the news from two important references that are Hindu and Indian Express. So we'll cover the most important news of the day from these two papers. Apart from this, I'll be also supplementing some of the important relevant content that would be helpful for your prelims and mains examination. So let's get started. So these are the list of the topic for the day. Today is 8th of December and these are the 5 topics. The first is US-China dominate the arm market. This is the first news that has been reported in the Hindu. Second, Jharkhand to replace Kisan Bima Yojana. The third topic is India-China bilateral trade deficit. And the fourth topic is Jet Airways may resume the operations. The last topic is skill development in India's youth. So this is an editorial that has been reported in the Hindu. Apart from this, I'll be also discussing the MCQs question at the end of this video so that you could practice some of the important questions and you could also know the previous day questions correct explanation and answer. So video के अंत तक बने रहें ताकि कुछ questions आप practice कर पाएं. So the first topic that is US China dominate the arms market. आज के हिंदू में ये चीज़ें रिपोर्टेड है और बताई गई है किस तरह से अमेरिका और रशिया बेसिकली अमेरिका चाइना रशिया इस जो कंट्रीज़ हैं हाउ दे आर डोमिनेटिंग द मार्केट एंड अमंग द प्रोमिनेंट यूएस एंड चाइना डोमिनेट द एंटायर आर्म मार्केट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 और प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस आपके 2 स्टेटमेंट सवाल से भी पूछे जा सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है वो है सिप्री के द्वारा. सिप्री स्टैंड फॉर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट और इनके मुताबिक यूएस और चाइना दो ऐसी कंपनी है जो कि ग्लोबल आर्म मार्केट को डोमिनेट कर रही है. दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड 2019 की रिपोर्ट है जो कि अभी रिसेंटली पब्लिश्ड हुई है. राइट. बात करें एशिया में, सो इन वेस्ट एशिया it appears that most among the 25 biggest manufacturing are there in West Asia as well. तो चाइना और रशिया के बाद अगर कोई कंट्री डोमिनेट कर रही है तो दैट इज द वेस्ट एशिया. नाउ टॉकिंग अबाउट यूएस एंड चाइना आर्म इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, कितना बड़ा एक्सपेंशन है. सो द यूएस आर्म इंडस्ट्री अकाउंट फॉर 61% ऑफ द सेल. तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जो सेल्स है वो यूएस की तरफ से होती है एंड द वर्ल्ड्स 25 टॉप मैन्युफैक्चरिंग कमिंग फ्रॉम दिस ईयर. और सिर्फ चाइना की अगर बात करें तो यहाँ इनकी कंट्रीब्यूशन है ओनली 15.7% एंड द टोटल सेल्स ऑफ टॉप 25 हैड रोज टू 8.5% एंड जिसकी जो टोटल अमाउंट आप कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज $361 बिलियन. सो दिस अमाउंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू बट जो इंक्रीजमेंट हुई है परसेंटेज वाइज दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट. और दिस इज ऑलमोस्ट 50 टाइम्स द एनुअल बजट ऑफ द यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन. जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन की जितनी बजट है, अगर एक्स बजट है तो एक्स बजट की 50 टाइम्स से ज़्यादा पूरी ट्रेड हुई है इन टर्म्स ऑफ द सेल्स of the arms and ammunitions. Now this is infographic which will help you understand कि किस तरह से पोस्ट वॉर के बाद जो आर्म एक्सपोर्टर कंट्रीज है दैट हैज राइजन. सो इट्स लीडेड बाय यूनाइटेड स्टेट, जो अमेरिका है वो लीड कर रहा है. उसके बाद रशिया फॉलोड बाय यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, इटली, चेक रिपब्लिक, नीदरलैंड एंड इजराइल. और इजराइल की अगर बात करें तो जितने भी जो माउजर्स गन्स आते हैं या सिक्स स्वायर एक ब्रांड है जिसकी गन आती है तो वो सब एसपीजी के जो हमारे फोर्स है इंडिया में दे यूज सिक्स स्वायर गन्स. तो ये सारी चीज़ें इजराइल से इंपोर्ट की जाती है. तो इजराइल भी अपने आप में एक बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करता है. नाउ कमिंग टू द टॉप सेलर ऑफ द वर्ल्ड, तो अगर 6 यूज़र अगर यूएस कंपनी की अगर बात करें तो यूएस कंपनी में जो टॉप सेलर हैं 6 यूएस ऐसे कंपनीज हैं. विल टेल यू द नेम ऑफ दैट कंपनी एज वेल कि कौन कौन से कंपनीज हैं. और चाइना के 3 ऐसे बड़े कंपनी हैं जो कि पूरी तरह से वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहे हैं इन द सेल्स ऑफ ग्लोबल आर्म्स. एंड टॉप 10 फॉलोड बाय ब्रिटेन, दैट इज BAE सिस्टम इन द 7th स्पॉट. तो ब्रिटेन की जो BAE सिस्टम है वो 7th नंबर पे आती है. नाउ टॉकिंग अबाउट चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे 2 बिगेस्ट आर्म जो सप्लायर है दैट स्टैंड टू द कट साइज. और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वेस्ट एशिया में कम से कम टॉप 25 में कुछ कंपनीज वेस्ट एशिया के भी रही हैं. नाउ इन फ्रांस द डसॉल्ट इज अ ग्रुप that ranked 17th in the place, boosted by the Rafale fighter jet. So Rafale was again been provided to India in terms of boosting India's aircraft और Indian Air Force की अपने कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए India have hired the Rafale fighter jets. And 2 Russian companies were also in the top 25 list.
नाउ कमिंग टू द वर्ल्ड टॉप आर्म रिसेलर्स की अगर बात करें, जो कंपनीज के मैंने आपको बताई, तो यहाँ पे अगर टॉप 10 कंपनीज को देखें तो लॉकहीड मार्टिन, दिस इज फ्रॉम यूएस। बोइंग, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट बोइंग। बोइंग जितनी भी बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट बनती है, A380 या फिर जितने एयर बसेज हैं, वो बोइंग बनाती है, एंड दीज कंपनी ऑल्सो मैन्युफैक्चर द आर्म्स एंड एम्यूनिशन। उसके बाद नॉर्थन गुरमन है, रेथोन, जनरल डायनामिक्स, एविक और BAE सिस्टम यूके की, दिस इज इन द 7th पोजीशन। चाइना की CECT और नॉर्किन को और L3 Harris Tech. So this is US. So you can see the entire market, the entire biggest industry is being dominated by the US itself, and only 3 companies are here from China, one from the United Kingdom. Now talking about the global share of the major arm importers, अगर 5 लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स की बात करें, जो ऐसी कंट्री है जो दूसरे देशों से सबसे ज़्यादा आर्म्स परचेज करती है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर जो है, जो रैंक 1 पे, दैट इज़ सऊदी अरेबिया, फॉलोड बाय इंडिया। सो इंडिया हैज़ ऑलमोस्ट 9.2% इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ द ओवरऑल ट्रेड जो हम इम्पोर्ट करते हैं आर्म्स को। दिस डेटा इज़ फ्रॉम 2015 to 2019. नाउ द थर्ड इज़ फॉलोड बाय इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना. So this chronology can be relevant for your prelims examination, and these are the authentic data that I have taken from the DW. Now coming to the second topic, that is reported in the Indian Express. This talks about Jharkhand to replace Kisan Bima Yojana. तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, हेमंत सोरेन, ही हैज़ कम अप विद अ न्यू डिसीजन दैट ही वुड बी अबॉलिशिंग द PM किसान बीमा योजना, और दे वुड बी कमिंग विद अ न्यू स्कीम दैट विल बी हेल्पफुल टू द फार्मर इन प्रैक्टिकल. So this is important for your general studies paper 2 and also important for your general studies paper 3. Now in the recent decision, the Jharkhand government has announced allocation of 2000 करोड़ रुपीस एज एन लोन वेवियर फॉर द फार्मर ऑफ ऑल स्टेट्स. जितने भी फार्मर है वहाँ के झारखंड के, उनको 2000 करोड़ रुपए के जो लोन्स थे उनको वेव ऑफ किया गया है. और गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है फसल राहत योजना, एंड दे वुड रिप्लेस द प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना, राइट. एंड द टोटल बजट एलोकेशन दैट व्हिच गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड फॉर दिस फसल राहत योजना इज 100 crore rupees. So this is reserved for the scheme. And the replacement of the PM Fasal Yojana awaits the cabinet approval. Once the cabinet approves it, वहाँ की जो अपनी cabinet है, झारखंड की cabinet अगर इसको approve करती है, so this योजना would be coming into the action. नाउ इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स की अगर बात करें तो अभी डिटेल्स अगर आप देखोगे तो 4th डे की रिव्यू मीटिंग चल रही थी सारे डिपार्टमेंट के साथ. तो चीफ मिनिस्टर हैज टेकन एक्शन कि दे वुड बी एंडिंग द PM किसान योजना बाय दिस मंथ. और ड्यूरिंग द रिव्यू जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, हस्बेंड्री है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव के जो लोग हैं, उन सारे लोगों को इन्फॉर्म्ड किया गया और एक स्टेट लेवल कमेटी बनाई गई जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट के. नाउ वेरियस बैंक हैव बीन आस्क्ड टू कंप्लीट द आधार इनेबल क्रॉप लोनिंग. तो जो भी ऐसे लोन है, जो भी ऐसे क्रॉप लोनी है जिन्होंने लोन लिया है क्रॉप के अगेंस्ट, तो उन लोगों के जो फार्मों को वेव ऑफ किया जाएगा. 2000 करोड़ रुपीस के आसपास सरकार ने कहा कि दे वुड बी वेव ऑफ. तो उनकी एक प्रॉपर लिस्ट तैयार की जाएगी. एंड सो फार 6 लाख आधार कार्ड हैज बीन इनेबल्ड, आउट ऑफ विच 12 लाख लोन वेयर अकाउंट. Now this would also help, this data would also help to benefit the farmer in large. Now the biggest challenge is the implementation of the loan waiver. जो loan waiver देना है उसके जो actual beneficiaries हैं उनको identify करना, and waiving of the loan would be one of the biggest tasks for the government. Now the other topic, that is India-China bilateral trade deficit. This news has been reported in the Hindu. And talking about the relevance of this news, this would be important for your general studies paper 3. Now the bilateral trade that has deficit in the November. अगर बात करें इंडिया ने जिस तरह से चाइना के साथ इंपोर्ट को अगर देखा जाए तो it has declined a lot after the action of the LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बाद जिस तरह से डिस्प्यूट हुई थी ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में. तो इंडिया हैज़ टेकन सम स्ट्रॉन्ग एक्शन, और कोरोना वाइज के बाद भी वहाँ से इम्पोर्ट्स जो है पूरी तरह से बंद है. Now the bilateral trade has reached to $78 billion. This is 11-month period. और ये इस टाइम की बात है. और पहले जो डेटा थी दैट इज क्लोज टू $84.4 बिलियन की है. तो चाइना के जो शिपमेंट्स हैं टू इंडिया एट द एंड ऑफ द नवंबर वाज अकाउंटिंग फॉर ओनली $59 बिलियन. यू कैन सी जहाँ पे $84 बिलियन हुआ करती थी, नाउ दे हैव रिड्यूस्ड टू $59 बिलियन.
और जो एनुअल ट्रेड डेफिसिट है इन द northern neighbor is like shrunk by 2%. That is for 2019. 56.9 billion की total marketing है. This is the first time that decline has witnessed after 2005. नाउ डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स की अगर बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है इंडिया की, उन्होंने डेटा दिया है कि इट शोज की 13.3% तक डिक्लाइन हुई है ओवरऑल इम्पोर्ट फ्रॉम द चाइना. और इंडिया के जो इम्पोर्ट है, मोस्टली वी इम्पोर्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी आइटम्स फ्रॉम चाइना. ट्रेडिशनली दे आर द बिगेस्ट इम्पोर्टर, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो, इन विच दे हैव स्लिड बाय 13.4%. तो दिस इज द नंबर फ्रॉम वेयर दे हैव बीन नो इन अ डेफिसिट. ये नेगेटिव में नंबर जा रही है और इतनी हद तक गिरावट देखी गई है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल एंड नॉन इलेक्ट्रिकल मशीन्स में. नाउ टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आइटम्स, कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो चाइना से एक्सपोर्ट की जाती है या यहाँ से इम्पोर्ट होती है. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल मशीनरी जो इंडिया इम्पोर्ट करती है, दिस इज द फर्स्ट द फॉरमोस्ट थिंग. इलेक्ट्रिकल मशीनरी इज द बिगेस्ट इम्पोर्ट ऑफ द चाइना, दैट अकाउंट्स फॉर $20.7 billion. और जो अदर मेजर हैं इम्पोर्ट के आइटम्स, दैट इंक्लूड ऑर्गेनिक केमिकल्स and fertilizer. So we import some organic chemical and fertilizer as well. Now talking about the export, ऐसी चीज़ें जो इंडिया चाइना में भेजती है, उसमें कुछ चीज़ें हैं आयरन ओर, organic chemical, cotton and unfurnished diamonds. So these are the things which India export to China. This is the export ratio. And talking about India was the fourth largest country in the export of iron ore to China after Australia, Brazil and South Africa. तो इंडिया चौथी ऐसी कंट्री है आफ्टर दीज 3 कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा चाइना को आयरन ओर एक्सपोर्ट करती है, राइट. Now the other topic, that is Jet Airway may resume its operation. This is a good news in the aviation sector कि Jet Airways को वापस से रिवाइव करने की बात की गई है. So this is relevant for your general studies paper 2, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है. तो जो कॉन्स्टेडियम ऑफ यूएई है, उनके जो बिजनेसमैन है, कुछ कोलैबोरेटिव बिजनेसमैन है जैसे मुरारी लाल एंजलान और लंदन के कालरॉक कैपिटल है, इन्होंने मिल के एक डिसीजन लिया है कि दे वुड बी रिवाइविंग द जेट एयरवेज एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट दे वुड स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन समर 2021. सो इट्स नॉट टू लेट, वेरी क्विकली दे वुड बी स्टार्टिंग बिकॉज कोविड-19 के बाद अभी जिस तरह से रेगुलेटरी प्रोसीजर चल रहे हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं, SOP हैं, खास करके एयरलाइंस में, वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं. सो दे हैव टेकन अ लीप एंड वेरी सून जेट एयरवेज बी ऑपरेटिंग फ्रॉम समर 2021. नाउ इन अप्रैल 2019 जो जेट एयरवेज थी उसके ऑपरेशंस को पूरी तरह से सीज कर दिया गया था बिकॉज ऑफ द फिनेंशियल इरेगुलरिटीज, और कंपनी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर सके. नाउ न्यू प्रमोटर्स जो हैं जेट एयरवेज के, वो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया मुरारी लाल एंजलांस एंड कार्लो कैपिटल है, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ऑपरेशंस दोनों को स्टार्ट करेंगे. दे वुड बी इंक्लूडिंग द जो स्टॉप्ड ऑपरेशंस हैं उन सारे, जिससे चाहे वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हो या नेशनल या इंटरनेशनल फ्लाइट्स, दोनों को इंक्लूड करेंगे. And the promoter has said that 2.0 program would aim at reviving the past glory of Jet Airways and the fresh set of processes and system to ensure the greater efficiency and productivity across all route. So what they are trying कि जितनी भी losses हुई है कंपनी को in this time, they would be compensating, and at the same time it is equally important कि ये सारी चीज़ें को losses को compensate किया जाएगा, जो कंपनी की overall जो reputation है that would be coming back. Now approval awaiting है before they proceed with any of the operations. It is equally important कि जो NCLT है, National Company Law Tribunal है, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है जैसे DCGA है इंडिया में, जो कि ओवरऑल एविएशन सेक्टर को देखती है, उनके तरफ से अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी. दिस इज DCGA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, राइट. And Jet Airways intend to operate as historic operations from India, and they would restart their international operation as well. Now future plans क्या है promoters के? Now they are planning that 2.0 जो hub होगी that will remain in Delhi, Mumbai and Bengaluru. जिस तरह से पहले ये hub थी, 3 मेजर cities में hub रखा गया था. तो जो revival proposal है that would be working for Tier 2 and Tier 3 cities, जो कि इंडियन के सब hubs में भी काम करेंगे. And this would boost Indian economy, like Airways stand back fast support overall visions of the government to promote the aviation business to Tier 2 and Tier 3 cities in India.
Now this is an infographic जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो एयरलाइन कंपनीज थी that have shut down. So this is the history where some of the aircraft carrier had been shut down in India. Now talking about 1996, post liberalization, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस हुआ करती थी और मोडी लुफ्ट नाम की दो कंपनी थी जो कि पूरी तरह से नो दे आर नो मोर वर्किंग ना. उसके बाद इन 1997 देयर वर डमानिया एयरवेज और एनईपीसी एयरलाइंस हुआ करती थी ना. दे आर आल्सो नो मोर. फिर इन 2000 देयर आर अचाना एयरवेज विच इज आल्सो नो मोर देयर. नाउ इन 2009 अ न्यू एयरलाइन कम्स विच इज नोन एज MDLR, जिसको बाद में गो एयर ने परचेज कर लिया, ये भी अब नहीं है. 2010 में पारामाउंट एयरवेज थी, दे आर आल्सो नॉट ऑपरेटिंग. और आपने देखा होगा इफ यू रिमेंबर 2012 में जिस तरह से किंगफिशर एयरवेज नो दे हैव बीन बैंकरप्ट, उनके बहुत सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए थे. जेट ने परचेज किया था सारे किंग्स के. नाउ इन 2019 जेट एयरवेज वाज अगेन इन द शटडाउन. नाउ दे आर रिवाइविंग. अब उनको बहुत ही जल्द 2021 से दे वुड बी स्टार्टिंग देयर सर्विसेज. सो दिस इज अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ इंडियन एविएशन सेक्टर दैट हैज बीन शट डाउन. Now coming to the last topic, that is skill development in India's youth. This editorial has been reported in the Hindu and it talks about कि किस तरह से जो स्किल डेवलपमेंट है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हर एक सेक्टर में ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ सके. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर 3 and this point again be relevant for your general studies paper 4 and you can use some fodder point of this editorial in the essay as well. Now with the COVID-19 पेंडेमिक बहुत सारे ऐसे सिचुएशन देखे गए हैं जहाँ पे 320 मिलियन जो लर्नर थे वो इफेक्ट हुए हैं और 5 मिलियन यंग पीपल जो हैं दे आर लाइकली टू लॉस देयर जॉब. सो अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो की, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड विथ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. इंडिया में अगर बात करें जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो भी हाई है, बट जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए, ऐसा कहना है इस एडिटोरियल में. ना प्रोडक्टिव मेजर्स की अगर बात करें दैट नीड टू बी टेकन एंड रिजॉल्व द सिचुएशन. एजुकेशन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल बताई गई है वेयर दे कैन ब्रिज द गैप. जो भी इंडिया में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज विथ रिगार्ड्स टू द एजुकेशन एंड द एजुकेशन पॉलिसी. गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी भी लाया, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ दैट. Now, Right to Information Act. So government has proposed Right to Information Act where they have ensured कि जो 16 से 14 ईयर के बच्चे हैं उनको पूरी तरह से एजुकेशन दिया जाए. And it evidence shows कि many people have developed the skills. और this indicates कि जो vocational education है इंडिया में उसको और ज़्यादा enhance करने की ज़रूरत है, उसकी quality improve करने की ज़रूरत है. And at the same time their coverage has to be applied so that it could ultimately benefit in the job fetching. And such education format has referred as the टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसको TVET भी कहते हैं, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग. सो दिस हैज हेल्प इंडिया अ लॉट. नाउ कमिंग अबाउट द टूवर्ड्स अ स्किल कैपिटल, हाउ वी कुड हैव अ स्किल कैपिटल. तो इंडिया को देखना होगा कि हाउ द गवर्नमेंट कुड डेवलप द स्किल कैपिटल. गवर्नमेंट ने इसी पे दे हैव कम अप विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी विच वाज लॉन्च्ड इन 2009 and after that the government has revamped in 2015. बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी भी लाया गया, बट स्टिल वी आर लैकिंग ऑन द पार्ट. एंड गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड द स्किल इंडिया मिशन दैट वाज लॉन्च्ड विद द प्राइम मिनिस्टर विजन टू मेक इंडिया अ स्किल कैपिटल, राइट. सो गवर्नमेंट इज वर्किंग, वी स्टिल नीड टाइम टू मेक मोर प्रोग्रेस, but still the process has started. It will take some more time, but at the same time it needs a concrete monitoring of the government so that this program does not fail. And since India has laid the foundation of delivering visions, ये बहुत ही ज़रूरी है कि quality skill develop किया जाए सारे youth में so that कि they do not face any problem in their future. नाउ यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, एजुकेशन रिपोर्ट है, जो बताती है किस तरह से जो वोकेशनल एजुकेशन है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इट प्रोवाइडेड द प्रैक्टिकल रिकमेंडेशन कि किस तरह से गवर्नमेंट को इफेक्टिवली इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ एक्सपेंडिंग टू रीच द टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दैट इज लाइक इस पे सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है. And the report also emphasize expanding the evidence-based research. जो evidence-based research है उस पर भी काम हो और high quality जो research होंगी that carefully gathers the data, analytics और TVET planning delivery में भी काम कर सके so that ultimately India could become the Skill India hub and ultimately it could boost the overall skilling ecosystem and the number of the people in India.
Now, there have been a new education policy which aims to provide the vocational education 50% of all learners by 2025. और स्कूल में ये चीज़ें इनकरेज की जा रही है कि जो वोकेशनल जो एजुकेशन है वो क्लास 6 से ही बच्चों को पढ़ाई जाए, ताकि वो लोकल इकोनॉमिक्स किस तरह से लोकल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट करना है ये सारी चीज़ें सीख पाएँ. एंड देयर इज पॉसिबल दैट एग्जिस्टिंग ऑफ द स्किल डेवलपमेंट सिस्टम वुड leverage it very effectively. Now, the vision of NEP also fulfill the robust coordination. जो एक मैकेनिज्म होगी, इंटर स्टेट कॉपरेशन होगी, जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम दोनों को एक साथ प्रमोट किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से. दिस इज द प्रोविजन दैट हैज बीन इंक्लूडेड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. दिस इज 2020. Now coming to the answers of yesterday question, जो कल के सवाल थे उसके करेक्ट ऑप्शंस मैं आपको बता दूं. So the first question, the correct answer here is A. That statement 1 is correct. GDP price deflator measures difference between the real GDP and the nominal GDP. The statement 2 is incorrect. That nominal GDP does not include inflation, with the real GDP include the inflation. So you can read more about this from the Indian economy book of the Ramesh Singh. Coming to the second question, the correct option here is A. That statement 1 is correct. The person should not be an outsider, that should not belong to the state where he is appointed, so that he is free from the local politics. And statement 2 is incorrect, that while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of the state concerned. So this again you can read from the Indian polity book of M. Lakshmikant or any other book you are referring. The details are there in the book itself. Coming to the today's MCQ, the first question is from General Science. Consider the following statement with reference to acquired immunodeficiency syndrome. This is caused by human immunodeficiency virus, and the disease alter the digestive system and of the infected person. So very easy question. It's a cakewalk for you. Just write the correct answers in the comment section down below. Second question from current affair with regards to Chabahar port. Consider the following statement. This you can include in the geography as well, because this is a year old, 1.5 year old news. So Chabahar port lies in Gulf of Berbera, and Chabahar port is located in the Moroccan coast. So you have to choose the correct option. If you know any additional information about the Chabahar port, that also you can share with us in the comment section down below. So do participate, write your answer in the comment section. And if you're new to our channel, do not forget to subscribe Aptly Academy for Civil Services on YouTube. And if you like this video, do not forget to give a thumbs up. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.